हेलो व्यूअर्स, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृत्तीय गति के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? वृत्तीय गति के बारे में। यह क्लास 11 की केमिस्ट्री के अध्याय 4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे आप 12th में भी पढ़ेंगे, जिसे आप हायर एजुकेशन में भी पढ़ेंगे, तो इसे कृपया ध्यान दीजिए। वृत्तीय गति, तो देखते वास्तव में वृत्तीय गति होती क्या है। वृत्तीय गति अर्थात व्रत में गति। वृत्तीय गति अर्थात व्रत में गति, या बोल सकते व्रत की परिधि में गति। या मैं और सरल शब्दों में बोलूं कि जहां भी आप गोल 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 गति करते हो, वह गति क्या कहलाती? वृत्तीय गति। जैसा कि आपको मैं अभी बताता हूं, देखिए ये है एक प्रकार का व्रत नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं, ये व्रत ही मान लीजिए, क्योंकि मेरे हाथ से उतना अच्छे से बनता नहीं है। तो ये क्या है? एक प्रकार से क्या मान सकते हैं? व्रत मान सकते हैं। तो इस व्रत की परिधि में जो आपकी गति होगी, यदि आप इस व्रत की परिधि में चलते हैं अर्थात गति करते हैं, तो जो गति कहलाएगी आपकी, वो कहलाती है वृत्तीय गति। तो बेसिक मीनिंग समझ में आया? वृत्तीय गति का अर्थ अर्थात व्रत की परिधि पर गति या व्रत की परिधि के अनुरूप गति वृत्तीय गति कहलाती है। तो इतना समझ में आया कि वृत्तीय गति क्या होती है? व्रत के परिधि पर की गई गति वृत्तीय गति कहलाती है। अब हम बात करेंगे इस वृत्तीय गति में विस्थापन के बारे में, कि वास्तव में विस्थापन क्या होता है। इस वृत्तीय गति में विस्थापन दो प्रकार का होता है। पहला विस्थापन होता है रेखीय विस्थापन, और दूसरा विस्थापन होता है यहां पर कोणीय विस्थापन। क्या होता है? कोणीय विस्थापन। तो हम बात करते हैं रेखीय विस्थापन क्या होता है और कोणीय विस्थापन क्या होता है। देखिए, कोणीय विस्थापन, पहले तो हम रेखीय विस्थापन का मतलब समझिए। माना कोई वस्तु यहां पर है, अपनी प्रारंभिक स्थिति यहां पर है, अर्थात इसे हम नाम दे देते हैं 1। कोई वस्तु यहां पर है जिसकी प्रारंभिक स्थिति कितनी है? 1 है। अब कुछ समय पश्चात वो यहां पहुंच जाती है। कहां पहुंच जाती है? यहां पर पहुंच जाती है, अर्थात अपनी 2 पर पहुंच जाती है, अर्थात दूसरी स्थिति पर पहुंच जाती है। तो यहां से लेके यहां तक की जो भी आप विस्थापन तय करोगे, यहां से लेके यहां तक आप जो भी विस्थापन तय करोगे, उसे ही कहा जाता है रेखीय विस्थापन। अर्थात वृत्तीय गति में प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य तय किया गया विस्थापन रेखीय विस्थापन कहलाता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कोणीय विस्थापन के बारे में, कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। देखिए, आप जानते हो वृत्तीय गति अर्थात व्रत की परिधि पर गति। व्रत में एक केंद्र भी होता है, ये सभी आप जानते हैं बिल्कुल। परिधि का अर्थ होता है, जो ये बना है ना, इसे बोलते हैं परिधि। इसे क्या कहा जाता है? परिधि। और प्रत्येक व्रत का एक केंद्र भी होता है। तो यदि हम इस केंद्र को प्रारंभिक स्थिति से मिलाए और अंतिम स्थिति से मिलाए, तो प्रारंभिक स्थिति से केंद्र को मिलाने पर और अंतिम स्थिति से केंद्र को मिलाने पर ये जो बीच का जो कोण बना है थीटा, इसी थीटा को हम बोलते हैं कोणीय विस्थापन। अर्थात ये जो थीटा आपको मिल रहा है वही क्या है? कोणीय विस्थापन। अर्थात और ये जो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के मध्य जो तय किया विस्थापन, इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया रेखीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या होता है कि जो आपकी प्रारंभिक स्थिति है उसे मिलाइए केंद्र से, जो भी वृत्तीय गति का जो भी व्रत होगा उसके केंद्र से मिलाइए, और उसकी जो अंतिम स्थिति है उसे उसके केंद्र से मिलाइए, और जो भी बीच में कोण बनेगा उसे क्या बोलते हैं हम? कोणीय विस्थापन। तो रेखीय विस्थापन का अर्थ आपको समझ में आया, कोणीय विस्थापन का अर्थ समझ में आया। तो चलिए अब हम बात करते हैं रेखीय वेग के बारे में, और हम बात करते हैं कोणीय वेग के बारे में। जिस प्रकार विस्थापन यहाँ रेखीय भी होता है, कोणीय भी होता है, उसी प्रकार यहाँ वेग रेखीय भी होता है, कोणीय वेग भी होता है। देखिए, वेग बराबर क्या होता है? आप सभी जानते हैं, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। तो बताइए रेखीय वेग बराबर क्या होगा? रेखीय विस्थापन बटे समय। ये क्या हो जाएगा आपका? रेखीय वेग। अर्थात वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, तो रेखीय वेग क्या होगा? रेखीय विस्थापन बटे समय। अब यदि कोणीय वेग की बात करो तो ये क्या हो जाएगा? कोणीय
वेग बराबर क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय। ये हो जाएगा आपका कोणीय वेग। तो समझ में आया रेखीय विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में तय किए गए विस्थापन। रेखीय विस्थापन और जो कोण बनेगा केंद्र से मिलाने पर प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मध्य जो कोण बनेगा उसे बोलते हैं कोणीय विस्थापन। और रेखीय वेग रेखीय विस्थापन बटे समय। यदि हम समय का भाग लगा देते हैं, अर्थात आपने यहां से यहां जाने में मान लेते हैं 5 सेकंड लगाया, तो आपका रेखीय विस्थापन हम मान लेते हैं, यहाँ आपने रेखीय विस्थापन तय किया 10 और आपने लगाया 5 सेकंड, तो आपका रेखीय वेग कितना हो जाएगा, 10/5 अर्थात 2। तो ये हो जाएगा आपका रेखीय वेग। और कोणीय वेग की बात करें तो कोणीय विस्थापन बटे समय। यहाँ कोणीय विस्थापन बटे समय का इस प्रकार समझ सकते हो। देखिए कोणीय विस्थापन अर्थात यहां से लेके यहां तक आप गए तो आपने कितना एंगल बनाए, मतलब आप यहां खड़े थे, अब यहां से जो है आप यहां तक गए तो आपने एंगल कितना बनाए, कोण कितना बनाए। अब ये शायद 45 डिग्री हो सकता है, 35 डिग्री हो सकता है। ये तो आप जब हायर स्टडी में पढ़ेंगे तो किस प्रकार मापा जाता है ये आप वहां सीखेंगे। तो यहाँ बस ये है कि जो भी एंगल बनेगा वही क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन। और जब उसमें आप यहां से लेके यहां तक जब कोण बना तो उसमें समय कितना लगा उसका भाग लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ आपको कोणीय वेग मिल जाएगा। कोणीय वेग को आप ओमेगा से प्रदर्शित करते हो। किससे करते हो, ओमेगा। ये होता है W, ये होता है W। लेकिन आप यदि इस W को ऐसा झुका देते हो तो ये बन जाता है ओमेगा। ये होता है W। यदि आप इन दोनों छोरों को झुका दो तो ये बन जाता है ओमेगा, OMEGA। ये कहलाता है ओमेगा। तो आपको मतलब समझ में आया, कोणीय रेखीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, रेखीय वेग, कोणीय वेग। ओके, इतना समझ में आया। अब हम बात करने वाले हैं तात्क्षणिक वृत्तीय गति में तात्क्षणिक रेखीय वेग के बारे में और तात्क्षणिक कोणीय वेग के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैं आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। ये मान लो यहाँ वृत्तीय गति हो रही है, ये थोड़ा वृत्त की तरह बना है, हाँ थोड़ा वृत्तीय गति हो रही है। ये है आपका केंद्र, बिल्कुल। अब आप मान लेते पहले यहां खड़े थे आप, नहीं कोई वस्तु थी जो कि यहां खड़ी थी। अब कुछ समय पश्चात अर्थात T1 समय बाद वो कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। अर्थात यहां से लेके यहां तक जाने में हमें समय कितना लगा, T1 लगा। वो पहले यहां थी, T1 समय पश्चात कहां गई, यहां आ गई। ओके, तो यदि हम कोणीय विस्थापन बनाना चाहे तो इसकी प्रारंभिक स्थिति को केंद्र से मिला देंगे और इसकी अंतिम स्थिति को भी केंद्र से मिला देंगे। तो यहाँ जो कोण बनेगा हम मान लेते θ1, तो यह क्या कहलाएगा आपका कोणीय विस्थापन। ये क्या कहलाएगा, कोणीय विस्थापन। अब जो मान लेते हैं जो प्रारंभिक जो वस्तु थी, प्रारंभिक स्थिति ये थी, T1 समय पश्चात यहाँ पहुंची और T2 समय पश्चात वो यहाँ पहुंच गई। अर्थात यहां से लेके यहां तक, अर्थात प्रारंभिक स्थिति से यहां तक पहुंचने में इसे लगा T2 सेकेंड, अर्थात T2 समय लगा। तो कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई। तो यदि हम इसे देखें, ये रही प्रारंभिक स्थिति, ये वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, ये वस्तु की अंतिम स्थिति। उसे यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, T2। पहले वो यहां से यहां तक गई, फिर यहां से यहां तक, मतलब कि समय कुल कितना लगा हमें, T2 लगा। तो प्रारंभिक स्थिति रही ये, अंतिम स्थिति रही ये, तो इसके मध्य का कोण हम मान लेते हैं θ2, अर्थात ये आ गया हमारा दूसरा कोणीय विस्थापन। तब आप क्या मुझे यहां ये बता सकते हैं, इसे मैं थोड़ा आपको बड़ा करके यहां ड्रॉ करके बताता हूं अच्छे से, यहाँ थोड़ा वो हो गया। देखिए ये था कोई आपका वृत्त, बिल्कुल। अब कोई वस्तु खड़ी थी यहाँ पर और उसका केंद्र था ये, कोई वस्तु थी यहाँ थी। अब उसने कुछ T1 सेकंड के बाद, T1 समय के बाद यहाँ पहुंच गई। तो यदि हमें और यहां से लेके यहां तक जाने में जो विस्थापन लगा उसे हम मान लेते हैं S1 और जो टाइम लगा उसे हम मान लेते हैं T1। तो जो हमारा कोणीय विस्थापन होगा वो प्रारंभिक स्थिति को और अंतिम स्थिति को केंद्र से मिलाइए, जो कि हमने मिला दिए। तो ये हम मान लेते ये है θ1, बिल्कुल। मतलब कि प्रारंभिक वस्तु यहाँ थी, उसने S1 रेखीय विस्थापन तय की और यहाँ पहुंच गई, उसे टाइम लगा T1 जिससे कोणीय विस्थापन बना θ1। अब वो T2 समय बाद
t2 समय बाद यहाँ पहुंच गई, t2 समय बाद कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक आने में हमें समय कितना लगा, t2 लगा। और जो हमने यहाँ से यहाँ तक विस्थापन तय किए वो कितना किए, s2 विस्थापन तय किए। हमने कितना विस्थापन तय किए, s2 किए। तो हम मान लेते हैं जो हमारा जो कोणीय विस्थापन तय हुआ वो तय हुआ है θ2। वो हमारा जो कोणीय विस्थापन कितना तय हुआ है, θ2 तय हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि यहां से यहां तक जाने में S1 आपने रेखीय विस्थापन तय किए, θ1 कोणीय विस्थापन तय किए और t1 समय लगा। या फिर आप गए इस बिंदु पर, तो आपको जो आपका विस्थापन हुआ वो रेखीय विस्थापन हुआ S2 हुआ, टाइम t2 लगा और कोणीय विस्थापन θ2 लगा। तो क्या आप मुझे यहां से लेके यहां तक जाने में कितना समय लगा, कितना रेखीय विस्थापन तय किया और कितना कोणीय विस्थापन तय किया, क्या ये आप यह बता सकते हैं? मैं आपको इसके लिए 5 सेकंड दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते कि हम कितना समय लगा। देखिए मैंने आपको बताया कि वस्तु यहाँ थी, यहां से यहां जाने में हमें लगा S1 रेखीय विस्थापन तय किया और जो टाइम लगा वो t1 लगा और जो कोणीय विस्थापन हुआ θ1। और यहां से यहां तक जाने में कितना लगा, हमें t2 टाइम लगा, S2 रेखीय विस्थापन हुआ, θ2 हमने क्या की, कोणीय विस्थापन किए। मतलब कि अब पहले आप मुझे ये बताइए, यहाँ जो हमें यहां से यहां तक जाने में हमें रेखीय विस्थापन तय कितना करना पड़ा, कितना करना पड़ा होगा। देखिए हमें निकालना है यहां से यहां तक जाने में। देखिए यहां से लेके यहां तक कितना है हमारा, यहां से लेके यहां तक कितना है हमारा S2 और यहां से लेके यहां तक कितना है हमारा S1। बिल्कुल, जब यहां से लेके यहां तक है हमारा S2, यहां से लेके है S1, तो ये कितना होगा, ये होगा जब हम इस S2 में से ये घटा देंगे। मतलब कि जब हम इस S2 में से हम ये घटा देंगे S1 तो हमें इतना मिल जाएगा। अर्थात यहां से लेके यहां तक जाने में हमें कितना रेखीय विस्थापन तय करना पड़ा है, S2 माइनस S1। और S2 माइनस S1 ही वास्तव में क्या होता है, डेल S। डेल का मतलब होता है परिवर्तन। ओके, मतलब मेरा यह कहना है कि जब आपको यहां से यहां तक जाने में S1 टाइम लगा, यहां से यहां तक जाने में S2 टाइम में रेखीय विस्थापन लगा, तो यहां से यहां तक जाने में कितना रेखीय विस्थापन लगेगा आपको। सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक जब S2 है, आपकी जो एक राशि वो है इतनी है, दूसरी राशि इतनी है, आपको प्राप्त करनी इतनी है, तो आप इसमें से इतनी घटा दोगे आपको इतनी मिल जाएगी। उसी प्रकार ये था S2 था, जब इसमें से आप S1 घटा दोगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। अर्थात समझ में आया कि यहां से यहां तक जाने में हमें विस्थापन कितना लगेगा, S2 माइनस S1। S2 माइनस S1 क्या होता है, डेल S होता है। बिल्कुल। अब आप मुझे एक बात बताइए कि यहां से यहां तक जाने में टाइम आपको लगा t1 और यहां से यहां तक जाने में आपको टाइम लगा t2। बिल्कुल, यहां से यहां तक जाने में t1, यहां से यहां तक जाने में t2। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल सी बात, आप बता पाएंगे t2 माइनस t1। बिल्कुल, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में आपको टाइम लगा t2 और यहां से यहां तक जाने में लगा आपको टाइम t1। तो यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, t2 माइनस t1। इससे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूं। माना आप यहां थे, अब 5 सेकंड में पहुंचे यहां, आप 5 सेकंड में पहुंचे यहां पर इस स्थिति पर और फिर 10 सेकंड बाद पहुंच गए यहां पर। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा होगा? जब यहां से यहां जाने में 5 सेकंड लगा और यहां से यहां जाने में 10 सेकंड लगा, तो यहां से यहां तक जाने में कितना लगा होगा, 5 सेकंड। हमने कैसा किए, बड़ी राशि में से 10 में से 5 को घटाए तब हमें प्राप्त हुआ। अर्थात हमें t2 में से t1 को घटाना पड़ेगा, तब हमें क्या प्राप्त होगा, डेल t प्राप्त होगा। तो ये हो गया डेल t। बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताइए, जब यहां से यहां तक जाने में हमें θ1 कोणीय विस्थापन तय करना पड़ा और यहां से यहां तक जाने में हमें θ2 कोणीय विस्थापन तय करना पड़ा, तो यहां से यहां तक जाने में हमें कितना कोणीय विस्थापन तय करना पड़ेगा? आप सभी जानते हैं θ2 माइनस θ1। और θ2 माइनस θ1 क्या होता है, डेल थीटा होता है। इन सब चीजों के बारे में अच्छे से आपने जानकारी पा ली है। अब देखिए ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल क्या होती है। उससे पहले और एक चीज, अब बताइए आप यहां लिखिए, अब आप लिखिए रेखीय वेग कितना होगा, इसके हिसाब से लिखिए रेखीय वेग क्या होगा। रेखीय वेग क्या होता है, रेखीय विस्थापन बटे समय। हमारा रेखीय विस्थापन कितना है, डेल एस, और समय कितना लगा हमें, डेल टी। तो हमारा रेखीय वेग क्या हो गया, डेल एस अपॉन डेल टी।
अब बताइए कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन बटे समय। तो बताइए यहाँ में इस स्थिति में हमें कोणीय विस्थापन कितना लगा, डेल थीटा। देखिए कोणीय विस्थापन हमें कितना लगा, डेल थीटा, बटे समय कितना लगा हमें, डेल टी। तो हमारा जो रेखीय वेग इस स्थिति में डेल एस अपॉन डेल टी और कोणीय वेग क्या आ गया, डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब बताइए, अब आप आसानी से बता पाएंगे। अब आपको यहाँ एक नई चीज सीखने मिलेगी, तात्क्षणिक रेखीय वेग बराबर क्या होगा। तात्क्षणिक रेखीय वेग बराबर क्या होगा, पहले तो आप ये बताइए इस स्थिति में रेखीय वेग बराबर क्या होता है, डेल एस बाय डेल टी। बिल्कुल, तात्क्षणिक निकालने के लिए बस आपको इसके सामने लिमिट लगा देना है। क्या लगा देना है, लिमिट लगा देना है, और जो नीचे की राशि है उसे टेंडिंग टू जीरो कर देना है। आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले रेखीय वेग क्या है हमारा, डेल एस बाय डेल टी। इस परिस्थिति के अनुसार कितना है, डेल एस बाय डेल टी। अब आपको तात्क्षणिक निकालना है तो सामने लगा दीजिए लिमिट डेल, और जो नीचे उसको लगा दीजिए डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। तो हमारा जो वास्तव में ये मैथ्स का एक रूल होता है कि कहीं भी लिमिट लगी हो और डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है और यदि डेल एस बाय डेल टी है तो वो बन जाता है डी एस बाय डी टी। तो आपका वृत्तीय गति में तात्क्षणिक रेखीय वेग कितना होता है, डी एस बाय डी टी। समझे कि आपका तात्क्षणिक रेखीय वेग कितना होता है, डी एस बाय डी टी। अब हम बात कर लेते हैं तात्क्षणिक कोणीय विस्थापन के बारे में। तात्क्षणिक कोणीय विस्थापन के बारे में, तात्क्षणिक कोणीय विस्थापन के पहले आप कोणीय विस्थापन देखिए, तात्क्षणिक कोणीय वेग, तात्क्षणिक कोणीय वेग देखिए, कोणीय वेग कितना है हमारा, डेल थीटा बाय डी टी, डेल थीटा बाय डेल टी इतना है। हम इस परिस्थिति की बात कर रहे हैं अभी। तात्क्षणिक के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको, सामने लिमिट लगाना पड़ेगा, और जो बटे में उसके टेंडिंग टू क्या कर दीजिए, जीरो। इसको क्या कहा जाता है, टेंडिंग। टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि आपको इसे जीरो के समीप ले जाना है, जीरो नहीं करना है, जीरो के समीप ले जाना है। और मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यदि लिमिट लगी हो तो जो डेल थीटा बाय डेल टी वो क्या बन जाता है, डी थीटा बाय डी टी। क्या बन जाता है, डी थीटा बाय डी टी। तो तात्क्षणिक कोणीय वेग क्या हो गया हमारा, डी थीटा बाय डी टी। मैंने आपको बताया किस प्रकार निकालते हैं, आपको पहले कोणीय वेग लिख दिए जो भी है हमारा डेल थीटा बाय डेल टी। अब तात्क्षणिक निकाले तो सामने लिमिट लगा दो और बटे में जो उसे टेंडिंग टू जीरो कर दो। और मैथ्स का रूल है कि जब भी ऐसी परिस्थिति बनती है तो हो जाता है डी थीटा बाय डी टी। यहाँ भी ऐसी स्थिति बनी थी तो हमने डेल की जगह डी लिख दिए, डेल की जगह डी लिख दिए, तो ये हो गया डी एस बाय डी टी। यदि आप 11th मैथ्स के स्टूडेंट है तो ये आपको चीज आसानी से समझ जाएगी, अन्यथा बायो वालों को ये चीज थोड़ी सी याद रखनी होगी। तो